You said never let me go. आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया और मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? अरे डीडीए को जमीन दी, अरे भाई कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दो, सरकार के ले जाओ। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों का पावर है ना? यहूदियों का पावर है ना? पारसियों का पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। वक्फ बोर्ड जैसा कानून, जैसा जिस ढंग का कानून आज है, ये तो सऊदी अरब और टर्की में नहीं है। आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है? आजम खान कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष होंगे, और दूसरा मंत्री नहीं हो सकता था? वही मंत्री क्यों रहेगा? दिक्कत है? आजम खान कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक, कुंभ मेले इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। संख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, वो हराता वाला चाहिए, हरारा वाला चाहिए। तो जैसा कि आप अभी जानते हैं, देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई है और पीएम मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट संशोधन की तैयारी भी तेज कर दी है। इस बीच माना जा रहा है कि इसमें वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट व कंट्रोल को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है। तभी कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इसे भेदभाव के तहत लाया जाने वाला कानून बताते हुए नजर आते हैं, पर वही सुधांशु त्रिवेदी अपने तार्किक तरीके से मजेदार अंदाज में सभी सवालों को जवाब देते दिखे। तो वही कुंभ 2013 की जिम्मेदारी आजम खान को दिए जाने पर सवाल क्या कर दिए महोदय का रिएक्शन देखने लायक और बातें सुनने लायक होता है, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सरकारें करती रही हैं, सरकारें वक्फ में जमीन दे देती हैं, उनके पास क्लेम आता है, वक्फ बोर्ड के लोग आते हैं, कहते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, सरकार ने दे दी। तो ये क्यों इतने सालों से चला रहा था? क्या इसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं थी? और आपकी सरकार ने किया ऐसा? क्या कुंभ में पैसा देना सरकारें बंद कर देंगी? विवाद नहीं है उस पर, मैं पूछ रहा हूं। उसमें भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, 7-8 हजार करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का लगा, क्या उसको बीजेपी सरकार बंद करेगी? मैंने वही कहा, एक मिनट भाई, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव। ये जो कानून है ये पूरी तरह से भेदभाव के तहत है। क्या आज आप कहते हैं, एक मिनट, कि वक्फ बोर्ड में कोई भी मुस्लिम के अलावा नहीं दे सकता है? क्या वृंदावन में कोई भी मुसलमान जाके दान नहीं देगा और कुंभ में कोई भी मुस्लिम वहां पर सेवा नहीं देगा? ऐसा बिल भी लेके आएंगे क्या आप? क्या आपकी सरकारों ने पहले दी वक्फ को संपत्ति जो उन्होंने क्लेम किया और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में संपत्ति दी? देखिए, मैं समझता हूं अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी दी गई, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, मंदिरों को नहीं दी गई? क्या डीडीए ने 1000 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को नहीं दी है? वो डीडीए किसके अंदर है भाई? वो सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर नहीं है क्या? मैं बताता हूं क्या इलॉजिकल बात कही है। ये क्या जरूरत थी? मैं बता रहा हूं क्या इलॉजिकल बात कर दे या उसको हटा दे। डीडीए को जमीन दी, अरे भाई कोई संस्था जमीन के लिए अप्लाई करे और सरकार अलॉट करे, वो एक चीज है। एक है कि सरकार की जमीन पे कोई क्लेम कर दो, सरकार के ले जाओ बगैर लड़े हुए कोर्ट में। मतलब मेरे विचार से तुलना सोच समझ के करनी चाहिए। ये अब्दुल को टाइट करने की बात नहीं है, ये अब्दुल में जो कट्टरपंथी उनको खोपड़ी बैठाने की बात है। ये दोनों में अंतर मैं बता रहा हूं कैसे। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं तो मुस्लिम समाज के अलावा किसी को ये पावर दी हो तो बताइए। छोड़िए हिंदुओं को, सिखों को ऐसी पावर है ना? गुरुद्वारा लिया जा चुका है वक्फ बोर्ड में 2022 में। ईसाइयों का पावर है ना? यहूदियों का पावर है ना? पारसियों का पावर है ना? तो मेरे भाई अब्दुल को कौन खोपड़ी में बैठा रहा है? अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और फैक्ट समझिए। 12 साल की मियाद होती है लैंड डिस्प्यूट में, चलो वो छोड़ दिया। हिंदुओं के लिए तो कह दिया 15 अगस्त 47 से पहले आपका मंदिर का क्लेम है तो नहीं जा सकते। मगर ये किस आधार पे वक्फ के क्लेम हो रहे हैं आपको पता है? सूरत नगर निगम की क्लेम इस बात पे है कि जहांगीर ने वो अपनी बेटी जहां आरा को, शाहजहां ने अपनी बेटी जहां आरा को वो दे दिया था, इसलिए वो क्लेम परमानेंट हो गया। तिरुचिरापल्ली का 1500 साल पुराना मंदिर इसलिए वक्त की पेमेंट हो गया, जबकि 1400 साल पहले इस्लाम आया कि अरकाट के नवाब ने 1560 में दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, संसदीय परंपरा की बात करते हो, या अरकाट के नवाब हो या शाहजहां का शासन हो, यह तो शुद्ध शरिया पे चलता था। इसमें तो जजिया लिया जाता था, इसमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। यह जिम्मी का कॉन्सेप्ट जानते क्या होता है? इस्लाम मान्यता के अनुसार इस्लामी हुकूमत में प्रॉपर्टी पे जो गैर मुस्लिम हैं उनका क्लेम सेकेंडरी है, दे आर कॉल्ड जिम्मी। तो अगर क्लेम होगा बिटवीन द डिस्प्यूट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम विल प्रिवेल। तो जो जजिया लेते थे, जो जिम्मी करते थे, जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है, हजारों को कत्ल करने की बात, उनके फरमानों को पार्लियामेंट्री व्यवस्था में मान्यता प्रदान की। शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है। इस पर मैं बात तो पूरी कर लूं, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा, आपने टर्न पे बोल, मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश आजाद हुआ, इस देश के 2 हिस्से इस्लामिक राष्ट्र बने,
और भारत आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। और यह बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। इस देश के कानून में मैं एक दर्जन चीजें ऐसे गिना सकता हूं जो मैं चैलेंज करके कहता हूं। सांसद कह रहा है कि आंशिक इस्लामिक राष्ट्र बना। अब देखिए, आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं। सांसद कह रहा है, मैं बोल रहा हूं, और ये संसद में भी बोल चुका हूं। मेरे भाई परेशान ना होइए, ये डिबेट अलग है, हम एक-एक करके बोलें। आप एक सेकुलर राष्ट्र मुझे बताइए, 195 देश है, एक सेकुलर राष्ट्र बताइएगा जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। सेकेंड, अगर शरिया और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो जाए, शाबानो केस की बात कर रहा हूं, तो भारत की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दे। मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। यह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता है, और अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों में ट्रिपल तलाक नहीं था। ये तो लोग कहते हैं कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था। इनके सामने समस्या यह थी, और इसलिए इनका उद्देश्य, मैं पूरी बात कर लूं, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार के प्रावधान बनाए, आप एक मुझे देश बता दीजिएगा जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त हो। इसलिए मैंने आंशिक मुस्लिम राष्ट्र कहा। वक्फ बोर्ड जैसा कानून, जैसा जिस ढंग का कानून आज है, यह तो सऊदी अरब और टर्की में नहीं है। जिस ढंग का ट्रिपल तलाक का कानून पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं है। मगर यहां आपने क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो अब्दुल को कह रहे थे ना टाइट करने को, अब्दुल को टाइट नहीं किया इन्होंने, अब्दुल की ऐसी तैसी कर दी। एक लाइन कहना चाहूंगा, इन्होंने उन मुसलमानों को जिन्होंने देश, उनके एक हिस्से ने देश में बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। अभी उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, उस्ताद अफजल अली खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, वहां से लेके और डॉक्टर कलाम तक, उन सबकी पहचान की बजाय पहचान आज की डेट में क्या हो गई, अपराधी और आतंकवादी पहचान हो गए। तो इनके लिए लाइन कहना चाहूंगा, साहब ये वक्फ बोर्ड जैसे एक्टों ने जानते क्या किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, और किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। सुधांशु जी, गंभीर सवाल है, आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है, जबकि ऐसा क्या किसी और धर्म में किया जा सकता है? क्या किसी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं किसी गैर सिख को, या आप किसी हिंदू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं, या ये होना चाहिए? क्या है आपकी आइडियल पोजीशन, क्यों ये जरूरत है आपको वक्फ बोर्ड में शामिल करें? ठीक, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हाई कोर्ट का इस पे जजमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। दूसरा, अब रिलीजियस की बात, 2013 में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए? आपको तो पता, आजम खान थे। तो फिर आजम खान कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष होंगे। आज एक मंत्री के नाते थे, वो मुसलमान के नाते नहीं थे। फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। आप गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी क्या है? एक मंत्री थे, मंत्री है उसका, तो दूसरा मंत्री नहीं हो सकता था? वही मंत्री क्या दिक्कत है उसमें? मंत्री को भी हिंदू मुसलमान में देखोगे क्या? कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक के कुंभ मेले, इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। अब पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में देवस्थानम समिति का अध्यक्ष कौन है? नाम पता है भाई? पता है भाई? मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये सब नहीं, फरहाद हाकिम है। अरे भाई, मैं अगर, और ये फरहाद, अब पूरी बात कर देंगे भाई, नहीं गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मतलब हुआ भाई कि हर सेंटेंस में बीच में बोलने लगे? आप बता, आप गलत, आप अजीब तरफ दे रहे हैं। आलोक जी, एक तरफ पहले पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप आलोक जी, आपको देखिए, मुझे आप दोनों के साथ भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। पहले एक आदमी को प्रतिक्रिया देने दें, सुधांशु जी बात पूरी करें, फिर आप बोलिएगा। समझ में आता है, आपके पार्टी में नंबर बढ़ रहे होंगे, पार्टी के नंबर यही लिए कम होता चला जा रहा है। ये बीच बीच में बीजेपी बात पूरी करिए, फिर आलोक जी प्रतिक्रिया दीजिए। नंबरों की लड़ाई है वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड सुधारने की लड़ाई नहीं है। ये वोटों का नंबर कैसे बढ़े इसलिए लड़ाई है। तो गलत नंबर के साथ खड़े हो गए आप। चलिए ठीक है, सुधांशु जी आप बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये फरहाद हाकिम जानते कौन है जिन्होंने बुला के? भाई, क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान को रख सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना भाई। मैं तो आपसे सीधी सीधी बात नहीं रख सकते। लेफ्ट राइट आगे पीछे सिर्फ हिंदुओं की कमेटी में आप रख सकते हैं। बताइए, ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ हिंदू कमेटी में रख सकते हैं, वरना आज तक ये बताइए। बाकी छोड़िए, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय है और अल्पसंख्यक आयोग है, इन्होंने किसी गैर मुस्लिम राम मंदिर न्यास में कितने मुसलमान रखे हैं आपने? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कभी आपने गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक? हमारे इस समय किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो बौद्ध हैं। बताइए किसी बौद्ध को बनाया कभी? बोलिए, जवाब चाहिए। किसी क्रिश्चियन को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? हमारे यूपी में आशीष मैसी थे, क्रिश्चियन थे, हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बोलो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी, पारसी, वो 1%, 0.1%, 1%, उनकी तो गिनती नहीं है। वो हराता वाला चाहिए, हरा वाला चाहिए। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो। खैर इधर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रवक्ता महोदय के सारे सवालों के तार्किक तरीके से जवाब दिए, तो उधर योगी सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों पर बड़ा एक्शन लेते दिख रही है। दरअसल पहले उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की पहचान की जा रही है और इस संबंध में प्रदेश के सभी 75 जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और शासन के इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली सी मच गई है और इस बीच सरकार अब इन संपत्तियों को फिर से अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। खैर योगी सरकार के इस कदम को लेकर आप सभी का क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।